गॉड ऑफ अर्थ, परिधि न्यूज़ की ये श्रृंखला जो आप डॉक्टर्स डे पर देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरे साथ हैं बैतूल जिले के बैतूल बाजार नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं आप राधिका प्रसाद वर्मा जी, और समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी आपका अच्छा खासा दखल रहा है, और एक दबंग व्यक्तित्व के रूप में भी हम लोग इन्हें जानते हैं। तो आइए मुखातिब होते हैं डॉक्टर राधिका प्रसाद वर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जानना चाहेंगे कि किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है। मेरा पारिवारिक भूमि तो किसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और पिताजी ये किसानी करते थे जी। लेकिन मेरे बाबा मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे जी। स्वर्गीय श्री रामलाल सेठ जी, वो मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखते थे और वो मुझे खूब पढ़ाना चाहते थे और उनकी बहुत ये इच्छा थी कि भाई मैं अच्छा पढ़ लिख के अच्छा बनूं मतलब। लेकिन अक्सर मैं बचपन में छोटेपन में उनके साथ खेत पे जाया करता था जी। तो मेरा रुझान जो बचपन से था, मेरी सिस्टर वगैरह का जी, जो मुझसे बड़ी थी, तो हम दोनों जाया करते थे खेत पर। तो उसमें रुझान मेरा ज्यादा खेत तरफ हो गया। अच्छा। मैट्रिक पास करने के बाद में जी मुझे खेती से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, तो पढ़ने में मेरा उतना रुचि नहीं थी जी जी। लेकिन उससे मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझसे नाराज रहते थे। अच्छा। कि नहीं, बोले तुमको पढ़ना चाहिए। तो वो मुझे जो खर्चा वर्चा या जो पैसे देते थे जी, वो धमकी भी देते थे कि तुमको हम पैसे नहीं देंगे ना खर्चा देंगे, बोले तुम पढ़ नहीं रहे हो। हाँ, बच्चे उसमें जाना चाहिए। तो उस समय इतना मार्गदर्शन तो मिलता नहीं था जी, क्योंकि ये लगभग किस सन की बात होगी? ये समझ लो कि 62-63 के बाद की बात होगी जी जी। तो वैसा उतना जो एटमॉस्फेयर नहीं था, तो हमको कॉलेज के नाम पे एडमिशन फिर ले लिया था हमने आयुर्वेदिक AVMS कॉलेज में। अच्छा। बैतूल के नेहरू कॉलेज था जो आयुर्वेदिक का जी जी जी। तो वहाँ हमारे यानी जान पहचान के लेक्चरर वगैरह भी थे, तो उनसे इसने मिलता था। तो वो धीरे धीरे क्या है ना कि डॉक्टरी की तरफ रुचि हो गई जी। तो उसमें हम मतलब पढ़ना चालू किया जी। उसके बाद में जब देखा कि मुझसे कमजोर लड़के जो मेरे साथ पढ़ते थे वो प्राइवेट डॉक्टरों के पास में प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे सीखने के लिए जी। तो वो उसके से मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। तो मतलब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं जब वो ट्रीटमेंट करते थे तो वो नॉलेज में मुझसे बहुत कमजोर थे मतलब। अच्छा, मैं जिस सब्जेक्ट में अच्छा वो करता था मुझसे कम नंबर मिलते थे उन लोगों को। उसके बाद मतलब वो मेडिकल की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा था, डॉक्टरी की तरफ। तो मेरा पढ़ने के पीरियड में ही मतलब मुझे भी वो मतलब ज्यादा अच्छा लगने लगा जी। तो मैं मेरे जो कमजोर लड़के थे जी, उनके साथ बैठ के उनके जो सीखते हुए मतलब उनके साथ डिस्कशन के साथ हाँ, ग्रुप डिस्कशन के साथ में, मेडिकल डिस्कशन के साथ में जी, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मेरे क्या हुआ कि जो MBBS डॉक्टर हैं हाँ जी, उन लोगों से उस जमाने में जो जान पहचान हो गई मतलब जी। तो उस जमाने में डॉक्टर पारिक थे कोठी बाजार में, तो वो बहुत ही लीडिंग प्रैक्टिशनर थे मतलब जी। तो मेरा उनसे कांटेक्ट रहता था और हॉस्पिटल में डॉक्टर D सिंह वगैरह थे मतलब उस जमाने में असिस्टेंट सर्जन जी। तो वो मेरे फ्रेंड सर्किल उनसे होते होते फिर एक डॉक्टर दौड़े थे प्राइवेट उसमें MBBS डॉक्टर, उनसे फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद में मेरी डॉक्टर लश्कर से भी मैंने घरों पर मेरे बड़े भाई मानने लग गया मैं उनको। उनसे इतनी दोस्ती हुई कि उनके साथ सीखने का मेरे को बहुत मौका मिला जी। और
इस तरह मैंने अपना एक पढ़ते हुए और उनके डॉक्टर पारिक के संरक्षण में यहाँ पे एक मैंने क्लिनिक खोल लिया था, कंसल्टेंट क्लिनिक, बैतूल बाजार जी। और उसमें मैं काफी सक्सेस हुआ और उसमें उसका जो इंटरेस्ट, मुझे रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट देखते हुए मेरा जी। उसमें बहुत इंकरेजमेंट हुआ और मैं सबसे कम फीस लेता था उस जमाने में। कितनी फीस रही होगी आपकी उस समय? 2 रुपए फीस थी। अच्छा, 65-66 में? हाँ, वो करीब 65-66 में 2 रुपए यानी पेशेंट की फीस थी, जबकि कुछ लोग उस समय 5 रुपए लेते थे और जो MBBS डॉक्टर है जाए 10 या 15 रुपए लेते थे। अच्छा जी। सिविल सर्जन जो बैतूल के थे वो, उनकी फीस उस जमाने में 15-16 रुपए थी। उनकी शायद सैलरी भी उस समय 2-3 हजार रुपए रहा करती होगी। अब वो सैलरी के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन सैलरी कम ही मिलती थी उस समय, मतलब जो आज मिलती है उससे जी। तो उस समय क्या हुआ कि फिर मैं यहाँ का लीडिंग प्रैक्टिशनर हो चुका था बैतूल बाजार का। हाँ जी। उसके साथ में मैं एग्रीकल्चर करता था क्योंकि मुझे बचपन का शौक था। हाँ जी। तो मुझे जब इंडिपेंडेंट पूरा, मतलब एग्रीकल्चर मेरे गार्जियन ने, मेरे पिताजी ने और बाबा ने मुझे को सौंप दी, तो फिर मैंने उसका सुधार भी चालू किया खेती में जी, उन्नत खेती की तरफ। तो मुझे उसको लेवलिंग करना, उसको बंडिंग करना, उसमें पानी के साधन डेवलप करना, तो ऐसे विकास करते हुए मैंने मेरा डॉक्टरी प्रैक्टिस भी चालू रखा और क्या कहते हैं खेती में ज्यादा वो हुआ। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि मैंने बगीचा वगैरह भी लगाया था, तो शुगर केन में मेरे को उस जमाने में, मतलब वो इमरजेंसी का पीरियड था जी, करीब 1975 का रहा होगा, तो ऑल इंडिया की 3rd प्राइज मिली थी। अच्छा, शुगर केन की। तो मैं मेडल दिखाऊं आपको उसका? हम उसको देख लेंगे। हाँ, अभी हमारी चर्चा पूरी हो जाए। उसमें मुझे ऑल इंडिया में 3rd प्राइज मिली थी। तो कॉन्वोकेशन के लिए उसका जो वितरण समारोह था दिल्ली में होना था। वहाँ फखरुद्दीन अली अहमद उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे जी। तो हमको बुलाया गया था क्योंकि वो रिहर्सल, वो जब प्राइज देते हैं मेडल वगैरह, तो पहले जाना पड़ता। तो हम गए, तो उस समय क्या हुआ कि इमरजेंसी के कारण, किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। उसके बाद में फिर दूसरी डेट सूचित की, तो मैंने जानबूझ के मैंने इग्नोर किया, गया नहीं, यानी भूल गया उस बात को कि भाई प्राइज मिली है जी। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो उस समय जो गवर्नमेंट बनी जी, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो उसमें स्टेट में पवन दीवान एक मंत्री थे, मतलब जो छत्तीसगढ़ साइड के थे और बाबा जी थे वो जी जी। तो वो मंत्री थे और वो यहाँ आए थे बैतूल जिले में। तो उस समय फिर कलेक्टर साहब थे पी राघवन जी, तो उन्होंने फिर मेरे को बुलवाया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था जी, उसमें मुझे सेलिब्रेट किया गया और प्राइज दी थी, और उन्होंने, दीवान साहब ने वो मेडल लगाया था मेरे को। अच्छा, और वो प्रमाण पत्र वगैरह दिया था उस समय। अब जैसा आप बता रहे हैं कि चिकित्सा के साथ साथ कृषि का भी आपका मतलब रुझान चलता रहा, और लेकिन आप राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं। उसी पीरियड में क्या हुआ कि यानी मेरा मतलब राजनीति में क्या हुआ था कि डॉक्टर लश्कर के यहाँ रहते थे, तो उनके यहाँ प्राय राजनीतिक लोग आते रहते थे। हाँ, तो वहाँ पे मेरी सबसे पहले राजनीतिक मित्रता हुई कल्याण सिंह चौहान, जो भैंसदेही के विधायक थे जी। तो वो उनसे बहुत इंटीमेसी हो गई। उस जमाने में मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल थी। अच्छा। तो वो अक्सर जब भी आते थे तो मैंने बुला लिया करते थे जी। तो उनके साथ में जो भी ऑफिस में जाना है तो बुलेट से मोटरसाइकिल से जाया है जी। उससे फिर क्या हुआ कि उनसे ज्यादा इंटीमेसी के कारण जी
अब वो कुछ समय में फिर उनके साथ राजनीति में देने लग गया, क्योंकि क्या हुआ कि लोग मेरे पास भी आने लग गए। जी। अच्छा, कुछ नया नया कि जी भाई अपने को ये डेवलपमेंट करना चाहिए, एग्रीकल्चर में ये करना चाहिए। तो उसी बीच में क्या हुआ कि भोपाल भी जाना आना चालू हो गया जी। तो उनसे मित्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। तो उसके चुनाव में भी हम लोग काम वाम करने जाया करते थे। तो हमारी टीम थी, मतलब मेडिकल के कारण जी। मेरे यानी स्थानीय लोग बहुत जुड़ गए थे। तो यहाँ से जो नवयुवक लड़के रहते थे जी। तो उसके मतलब पोलिंग बूथ पे मैंने एक दो लड़के वहाँ उसके जितने पोलिंग बूथ थे भीमपुर साइड में वहाँ पर आपने ड्यूटी लगाई सबके? हाँ, ड्यूटी लगाई थी। वहाँ 8-10 पोलिंग हम लोग करते थे। वो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि आप भी चुनाव लड़े? नहीं, राजनीति में क्या हुआ कि जब मैंने देखा जी कि मेरे दोस्त लोग जो एमएलए थे हाँ जी, उनके साथ बहुत से बैतूल के जो पूंजीपति रहते थे वो उनके साथ विश्वासघात करते थे जी। अच्छा, मैं भी उनके साथ जुड़ा रहता था राजनीति में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनसे मेरी जान पहचान थी जी। तो वो जितनी इंटीमेसी विधायकों की थी उतनी इंटीमेसी मेरी वहाँ के जो राजनीतिक लोग थे, जैसे विशेष करके मैं नाम बताना चाहूंगा, हरकिशन डागा जी, उस परिवार से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी जी। और गर्ग साहब से भी जो विधायक थे उनसे बहुत दोस्ती थी मेरी। तो अब वो जब उनके क्लोज कांटेक्ट में आए और एमएलए लोग भी उनके साथ रहते थे हाँ जी। तो कभी ये उनके साथ विश्वासघात करें, कभी अच्छा। ये लोग करें, मतलब तो जी, वो जी। सब देख के जी। मुझे उस प्रोफेशन से घृणा हो गई थी अच्छा। लेकिन जिससे मेरी दोस्ती रहती थी, दोस्ती निभाने का मुझे बहुत शौक था जी। तो वो जो सही काम करते थे वो उससे दोस्ती मेरी जुड़ी रहती थी जी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो नेशनल कोर्स में मुझे भी लोग लाइक करने लगे, राजनीतिक लोग जी, जी, जी। तो उससे मेरी जान पहचान ऊपर मंत्रियों से और सब लोगों से हो गई। तो कई बार क्या होता था, जब इनकी टिकट काटी जाती थी स्थानीय विरोध से विधायकों की, तो उसमें मेरा बचाव हो जाता था। उसमें मेरे विशेष सहयोगी थे कमलनाथ जी भी जी। और पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी, तो उनसे हम उनको गार्जियन के समान मानते थे जी। तो उनसे हम जो सच्चाई बात रहती थी जी। वो जाके जब बात करते थे तो जिन विधायकों की टिकट कट जाती थी तो उनको जब हम कन्विंस करते थे उनके बारे में तो उनको टिकट देने के लिए कंसीडर करते थे। ये बैकअप सपोर्ट आपका सबको मिलता हाँ, वो असली में रियलिटी उनको मालूम नहीं रहती थी, लेकिन कुछ लोग मतलब अपने पैसों के माध्यम से और इनको डोमिनेट करने के लिए, मतलब इन लोगों के जो अच्छे काम करते थे तो इनकी टिकट काटने के लिए वो करते थे। तो वो क्या है कि राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया था तो लेकिन मेरा फिर उससे एक प्रोफेशन में लूज कर गया, क्योंकि मैंने जब देखा व्यक्तिगत लाइफ में कि जो गरीब लोग हैं उनको अगर प्रैक्टिस में बैठो और अच्छी दवाइयाँ लिखो तो दवाइयाँ भी काफी महंगी होते जा रही थी तो वो बेचारे खरीद भी नहीं सकते थे। अगर हम उनसे फीस छोड़ें तब भी मतलब वो दवाई नहीं खरीद सकते थे। तो क्या हुआ कि इसी बीच में फिर मैंने जो राजनीति में रहते हुए मैंने बैतूल बाजार में, यानी कोई डॉक्टर ऐसा करता नहीं है जनरली कि प्रैक्टिस कर रहा और वो अस्पताल खुलाने की बात करे जी। तो मैंने अस्पतालों का जो खुलाने का अपने क्षेत्र में, जैसे पीएससी है तो 12वीं में पीएससी के लिए भी वो प्रस्ताव दिए थे और जो सिविल डिस्पेंसरी है बैतूल बाजार भी मोटा से ट्रांसफर करा के यहाँ बुलाई थी, उसका विरोध भी हुआ था जी। फिर शासन से मेरे काफी हार्ड डिस्कशन हुए, मतलब जो यहाँ प्रतिनिधि थे जो लोग विरोध करते थे वो मुझे नियम बताते थे कि जो सिविल डिस्पेंसरी है वो जो हॉस्पिटल है उससे 1 किलोमीटर पे नहीं खोल सकते। तो मैंने उनको उदाहरण दिया था, मैंने भोपाल राजधानी का, कि मैंने कहा ये बताइए वहाँ भी इंसान रहते हैं जी। और वहाँ राजधानी है तो वहाँ हर किलोमीटर पे डिस्पेंसरी है जी। तो शहर के नजदीक क्यों नहीं होना चाहिए
भाई जहाँ पॉपुलेशन है वही तो उसका लाभ ले और पाएंगे। मैंने कहा ये बताइए कि आप ऐसी जगह खोल दो जहाँ की तुम्हारे उसका अटेंडेंस नहीं होती है मरीजों की, और वहाँ दवाखाना शून्य पड़ा रहे, वहाँ डॉक्टर स्टाफ सब घूमते रहे जी। और जहाँ डेंस पॉपुलेशन है वहाँ क्यों नहीं खोलना चाहिए। तो उस समय कलेक्टर ने मेरी बात सुनी थी और उन्होंने रियलाइज की थी उस बात को। मैंने कहा देखिए मैं योजना मंडल का यहाँ सदस्य भी हूँ, अच्छा, और मेरी बात को जो है ऊपर तक पहुँचाई जाना चाहिए। जी। तो कलेक्टर साहब ने, शायद रेखा भार्गव थी कलेक्टर उस समय, तो उन्होंने उस बात को रियलाइज किया था और बात सही पाई गई थी, तो वो उन्होंने मेरी बात का सपोर्ट करते हुए शासन से लिखा था वहाँ। जी। तो हमारी डिस्पेंसरी फिर खुल गई थी, मोहटा में फिर दूसरी डिस्पेंसरी मिल गई। जी। इसी प्रकार क्या है, वो फिर टेंडेंसी बढ़ते चली गई कि जो जनहित के काम है उसमें मेरी रुचि बढ़ते गई। जैसे सड़क नहीं थी यहाँ पे ढंग से, उनका निर्माण कराना, और जैसे लाइट व्यवस्था ठीक नहीं थी तो लाइट व्यवस्था ठीक कराना, गांव के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था। तो हमारे यहाँ कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी चुनाव जीत के आए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे। अब वो सब काम जनहित के थे और जो जहाँ जरूरत थी वहाँ करते थे, तो सब लोग मानते भी थे उसको, और वही अभी तक के उसी टाइप से चला आ रहा है। तो अभी भी मेरे जीवन में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है, वो आदिवासी है डीडी उइके, जो इस समय यहाँ का सांसद भी है और वो मंत्री भी है। मैंने उतना ईमानदार आदमी राजनीति में और इतनी अच्छी छवि का व्यक्ति शायद मेरी राजनीतिक जिंदगी में मैंने नहीं देखा। और ये सौभाग्य की बात है कि बैतूल जिले में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ और इस जिले को एक ऐसा व्यक्ति मिला है कहने रिप्रेजेंट करने के लिए, कि मेरे ख्याल से वो ईश्वरी देन है। जैसे मोदी जी एक ईश्वर का रूप है यानी राजनीति के अंदर, कि इतने खतरों के बावजूद भी और देश को इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेज से उठा के यानी विश्व स्तर का बना रहे हैं। वैसे ही आप देखो, जब से डीडी उइके जी बने हैं सांसद, तो आप देखें कि आदिवासी क्षेत्रों में जो रोडों का विकास हुआ है, तो वो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा उइके साहब, ये इसका बनाने का ये जो आपने चुना, ये 12वीं रोड बनाया था उन्होंने, तो मेरी उनसे बात हुई तो मेरी और इंटीमेसी बढ़ गई, क्योंकि मेरे क्षेत्र में विकास हुआ था। मैंने कहा आपने ये एकदम जीतने के बाद फर्स्ट स्ट्रोक में हमने कहा ये रोड चुना और इतना अच्छा रोड बना दिया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने मुझे बहुत मार्मिक बात बताई यार। बोले डॉक्टर साहब, बोले मैंने अक्सर देखा कि इस रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और इस रोड पे ट्रैफिक भी ज्यादा है, और इस रोड के आसपास जो है डेंस पॉपुलेशन सब आदिवासी और गरीब तबके के लोगों, पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। तो मोटरसाइकिल से ये चलते हैं और अक्सर नशापत्ती भी करते हैं गांव खेड़े के लोग। तो ये रोड इतना चलता है कि शायद मेन रोड भी उतना ट्रैफिक नहीं रहता है। तो मेरी इससे ये कल्पना की थी मैंने कि यार रोड चौड़ा अगर हो जाए तो कम से कम ये गरीब लोगों की इसमें मृत्यु संख्या घट जाएगी और इनका डेवलपमेंट भी होगा और इनको एक अच्छा साधन मिलेगा। क्योंकि पहले 12वीं रोड जो है आधे एक घंटे से ज्यादा पहुंचते थे। अब ये स्थिति है कि आप चाहो तो 20 मिनट से लेके आधे घंटे में वहाँ पहुंच सकते हैं। तो यानी किसानों को भी ट्रैफिक में फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि ये किसानों के लिए भी उपयोगी है, जिनको एक्सीडेंट होगा उससे मौतें भी बचेंगी और मेरा फर्ज भी है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले आदिवासी क्षेत्र का विकास किया जी। तो भगवान ने उनको यानी जो अच्छे काम करता है उसको तरक्की भी दी कि जो आज एक आपको मालूम होना चाहिए कि बिना किसी की सिफारिश के जी एक मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है जी। तो बिल्कुल ये क्षेत्र के साथ उपलब्धि तो नहीं है। ये बताइए कि कितने लोग आज मंत्री बनने के लिए स्टेट में हाथ पैर पटक रहे हैं।
कितना फड़फड़ा रहे हैं, कितना ग्रुपबाजी कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च करके मंत्री बनना जा रहे हैं। लेकिन जो आदमी चुनाव में पैसा नहीं खर्च कर सका वो मंत्री बना, और वो उसको मोदी जी ने मंत्री बनाया। और चुनाव में भी आप देखो उस व्यक्ति को, डीडी उइके को, हर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक जीते हैं उनसे डबल वोट मिले जी, पूरे क्षेत्र में। तो यानी कि ये उसको ईश्वरी देन के साथ साथ सद्गुण भी हैं, और वो आदमी करप्ट भी नहीं है, मतलब किसी से पैसे भी नहीं लेता है, न चुनाव में पैसे ज्यादा खर्च करता है जी, लेकिन उसको वोट भी ज्यादा मिलते हैं, काम भी अच्छे करता है जी, आप ये बताइए कि अस्पताल में भी कितनी प्रोग्रेस है। जी, नहीं तो ये जब से उसके पहले अस्पतालों की हालत क्या थी आपके बिल्कुल, बैतूल जिले के अंदर, और इस समय जो यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि है, उनका सहयोग होगा। सर, बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर हमेशा बातें होती हैं। मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोलना चाहिए क्योंकि ये आदिवासी जिला है और बड़े लोग चाहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज खुले जिससे वो और पैसे कमाएंगे। और लेकिन स्वीकृत हो चुका है, जमीन चिन्हित की जा रही है। स्वीकृत, देखिए स्वीकृत हो चुका है, उसके बाद भी शासन ने सोचना चाहिए कि जहाँ पे जो लोग सक्षम है और जो जहाँ की पब्लिक, उसको यहाँ की पब्लिक जो है एक तो बहुत सीधी सादी, ईमानदार और बहुत ही अनभिज्ञ कह लीजिए, जिनको इतना ज्ञान नहीं है कि उनका शोषण कितने प्रकार से होता है। कि आज आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखो कि कितना शोषण हो रहा है जी। तो ये एक तो आदिवासी जिला है, आदिवासी जिले के हिसाब से सरकार का आदिवासी कोटे में फुल फ्लैश गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होना चाहिए जी, जो मध्य प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जी। तो मैं तो डीडी उइके से यही चाहूंगा, उनसे कहूंगा भी और मैंने चाहा भी है और उनको लिखा भी है इस बारे में कि आपके रहते हुए अगर ये अस्पताल को इस तरह का खुलता है तो इस जिले को नहीं पूरे प्रदेश को एक जीवन दान होगा जी, कि जिसमें कि सरकार की तरफ से फुल फ्लैश फैसिलिटी रहे जी, और बाद में इसको एम्स में भी कन्वर्ट किया जाए जी, कि एक आदिवासी हॉस्पिटल और एक आदिवासी जिले में और एम्स स्तर की सुविधाएं जिसमें कि कम से कम इंडिया फैम की सुविधाएं तो उपलब्ध रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए आप कि पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ट्रीटमेंट के अभाव में कितने लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को कितना खर्च करना पड़ता है उनको तो मेंटेन करने के लिए जी। तो उइके जी ने एक ही काम करना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों के यहाँ से जितने भी जो नजदीक जिले हैं, होशंगाबाद जिला है चाहे छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ सब आदिवासी लोग बहुत ज्यादा हैं और बैतूल जिले में तो बहुत ही ज्यादा हैं जी। तो शासकीय तौर पे खोलना चाहिए बिल्कुल, और उसको स्पेशल परमिशन लेके क्योंकि और राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन कराना चाहिए जिसमें कि यहाँ की सुविधाएं मिलेंगी और इस जिले का विकास होगा जी। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप पत्रकार हैं तो इस चीज को हाईलाइट करके और मांग करना चाहिए क्योंकि आप इसी जिले की रहने वाली हैं जी। तो इसको मांग करके और गरीबों पे उनके भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को उन्हें निरंतर लाभ मिले जी। वो प्रयास करके ये काम करना चाहिए जी। सर, आपके जो बेटे हैं वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के साथ सेवा का संस्कार भी आपका उनमें देखने के लिए मिलता है? नहीं, मैं इस बारे में बहुत गौरव महसूस करता हूँ हाँ जी। कि मैंने ऐसे लड़के को जन्म दिया है कि जो कम से कम मेरे सिद्धांतों पे चलता है जी। वो उसका रुझान नेचुरल कोर्स में जो गरीब हैं उनको फ्री आप ट्रीटमेंट मिले बिल्कुल, और उनको जितने उसके पास जाते हैं दूसरे डॉक्टरों से भी कह के उनका फ्री ट्रीटमेंट कराने की पूरी कोशिश करता है। हाँ जी। कई बार इससे विरोध भी होता है, अस्पताल के अंदर रहती हैं एजेंसियां ऐसी कि उसको लाइक नहीं करती हैं क्योंकि जब फ्री में ट्रीटमेंट होता है तो वो विरोध भी करते हैं लोग, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता है और अपने काम से काम करता है और वो करते रहता है। तो मैं उससे दिली इतना खुश हूँ क्योंकि न तो हम
उसकी सैलरी से कोई आस रखते हैं जी कि हम उसका उपयोग करें, ना वो उसको उसकी माँ और वो उसके घर में इतना मेंटेनेंस होता कि उसका भाई और वो खाने पीने के लिए उसका इतना मेंटेनेंस कर देते हैं कि ना तो हमको पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जी और हमें इस बात का गर्व है कि कम से कम मेरा कोई तो एक ऐसा आदमी पैदा हुआ है यहाँ जी कि जो जिले के लोगों के बारे में सोचता है और गरीबों की मदद करता है। जी। और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या क्या सकता होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग चिकित्सा के फील्ड में आना चाहते हैं उनको? चिकित्सा में आना चाहिए, और मोदी जी की भी सोच है कि इंडिया जो है विश्व स्तर का देश बने जी और चिकित्सा के माध्यम से सेवा करने के साथ साथ धन अर्जन भी करके जी और हमारे देश को और धनाढ्य बनाए। और ये पहले से भी ऋषि मुनियों के जमाने से भी जी ये चिकित्सा पद्धति में शायद मेरे ख्याल से उतना ज्ञान तो हमको नहीं है, लेकिन ये सर्वोपरि रहा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो चिकित्सा पद्धति है यहाँ पे घर घर में यानी हर व्यक्ति चिकित्सा के बारे में जानकारी रखता है। जी ऐसा कोई देश नहीं है विदेश में जी कि जो चिकित्सा के बारे में किसी न किसी पैथी के बारे में नॉलेज रखता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे नेचुरल चिकित्सा हो, जी चाहे होम्योपैथिक का ज्ञान हो, चाहे एलोपैथी का ज्ञान हो, चाहे फिजियोथेरेपी का ज्ञान हो, क्योंकि यहाँ आपको घर घर में जी अगर चोट लगी है तो उसको कैसे मसाज करना है, इसमें क्या लगाना है, ये सब जानता है। बेसिक नॉलेज। और आयुर्वेदिक की एंटीसेप्टिक के बारे में हल्दी है जी, अदरक है, लहसुन है, हाँ जी, है ना, वो सब चीजों का क्या उपयोग होता है उसके बारे में ज्ञान रखता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन इसमें जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो किसी न किसी रूप में चिकित्सा का ज्ञान जरूर रखता है। जी सर, चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि क्या आप सामाजिक और चिकित्सा के साथ साथ राजनीतिक जीवन को भी जीते रहे हैं, तो कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा विवाद या कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आया है जो आपको आपके लिए जीवन में एक याद बन के रह गया हो? देखिए, मैं हर समय और हर मेरे लाइफ में हर समय राजनीति तो चैलेंज रही है जी, और ईश्वर ने मेरे को हमेशा उसमें विजय दिलाई जी। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से जी, मैं पहले कांग्रेस में था और मैंने दूसरी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की थी, लेकिन मेरे अभिन्न मित्र मुझे राजनीति में जो आदमी पसंद आए उसमें मुझे डॉक्टर सुनीलम जी, उनके आदर्श भी पसंद आए, तो मैंने उनसे ज्वाइन करने के बाद में फिर राजनीति में किसी पार्टी से ज्वाइन होना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो किसानों से जुड़े थे। हाँ जी। तो मेरा उद्देश्य किसानों को मदद करने का ज्यादा था जी, और वो मैं उनको आदर्शों में अपने आप से भी सुप्रीम समझता था, तो मैं उनका फॉलोअर ही बन गया हूँ और मैं जब तक जीवन है मैं उनके साथ ही रहूंगा। लेकिन उनके साथ रहते रहते मैंने एक बात ये जरूर सीखी है कि जो अच्छा व्यक्ति रहे, चाहे किसी पार्टी का रहे जी, उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो पार्टियों में अच्छे आदमी पैदा कहाँ से होंगे। बिल्कुल सही बात है। उसी कार्यक्रम में डीडी उइके को भी मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जनता पार्टी से मेरा कोई मोह नहीं है जी, लेकिन नेशनल कोर्स में मैं मोदी जी को बहुत लाइक करता हूँ जी, और लोअर लेवल पे डीडी उइके को सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। जनता पार्टी में आज जिले में उसके मुकाबले कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जी, और मेरे ख्याल से अब हमारा जीवन तो बहुत थोड़ा रह गया है, उम्र भी 78 क्रॉस हो गई है, तो उसमें क्या है, जब तक वो जिंदा है मैं उसको कोई उसके उद्देश्यों से विचलित भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत कम समय उनके साथ से जुड़ा हूँ, लेकिन जो मैंने उनमें प्रतिभा देखी है वो आदमी अपने ईमान पे अडिग है और वो कोई बिकाऊ आदमी नहीं है, और भगवान उसको सक्सेस देगा और
हमारी भी शुभकामना है कि ऐसे आदमी ने रहना चाहिए, और आदिवासी में ऐसे कैसे पैदा होगा इस टाइप के लोग जो ऐसी मतलब सेवा कर रहे हैं और इतने ऊंचे पदों पे बिना किसी सिफारिश के पहुंच रहे हैं। यानी ये एक मोदी जी का कमाल तो ही है, लेकिन ईश्वर का भी कमाल। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर राधिका प्रसाद वर्मा जी के लिए कहा जाता है अक्सर कि वो लोगों को देख के बता देते थे कि कहीं न कहीं बीमारी के बारे में डायग्नोसिस में ये बात निश्चित यानी मैं अपने बड़ाई की बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं बहुत से लोगों को रास्ते चलते। हाँ जी, मैंने भी सुना था, इसलिए मुझे नहीं डिसीज के बारे में बताते रहता हूँ। विशेषकर मेरे को ट्यूबरकुलोसिस में और कार्डियक डिसीज में बहुत गिफ्ट है कि मैं पेशेंट को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता हूँ। मतलब इनकी नजरें जो है एक्सरे की तरह काम करती हैं। जो कि अच्छे डॉक्टर उसको मिस कर जाते हैं। हाँ जी। लेकिन मेरा डायग्नोसिस इस मामले में फेल नहीं होता, और मुझे ईश्वरीय गिफ्ट मानता हूँ मैं कि ये मुझे या तो उसमें, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को टीबी हो गई थी, जो डॉक्टर है उसको बचपन में हो गई थी। अच्छा। दोनों बच्चों को, तो उससे मेरा ज्यादा लगा हो गया था, तो उस समय स्टडी में वो ज्यादा भी आ गया उसमें। जी। तो क्या है कि उससे मेरा ज्यादा मोह हो रहा, तो वो और पेशेंट भी मेरे पास ज्यादा आ गए। बल्कि उस जमाने में जब लश्कर साहब वहाँ के सर्जन थे और वहाँ के इंचार्ज थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे मेरे को कहते थे, यार बोले हम लोग टीबी में इतना यहाँ डायग्नोसिस नहीं कर पाते जितने तुम रेफर करके भेजते हो पेशेंट। वो वंडर मानते थे उस जमाने में। डॉक्टर CH वर्मा कह रहे थे और भी लोग थे, तो वो आश्चर्य मानते थे कि यार बोले टीबी में तुम्हारा बहुत डायग्नोसिस करके रेफर करते हो। जी, तो हमने अभी चर्चा की डॉक्टर राधिका प्रसाद वर्मा जी से, और मुझे लगता है कि यकीनन आपके द्वारा जो चर्चा हमारे साथ सामने आई उससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, और आने वाली युवा पीढ़ी जो है, जो भी चिकित्सा के फील्ड में आना चाहते हैं, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, सर के अनुभव जो है यकीनन लाभदायी होंगे। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। परिधि न्यूज़ द्वारा जो डॉक्टर्स डे पर श्रृंखला चलाई जा रही है, हम अगले क्रम में मिल रहे हैं बैतूल जिला अस्पताल के RMO और जिले के बहुत ही जुझारू और संवेदनशील डॉक्टर के रूप में आप पहचाने जाते हैं, डॉक्टर रानू वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है परिधि न्यूज़ में। और हम आपको बताना चाहेंगे इस बार जो डॉक्टर्स डे की थीम है वो है मास्क के लोगों के पीछे की सुरक्षा। तो हम ये पहले जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, स्टाफ की सुरक्षा को लेकर किस तरह से एहतियात रखा जाता है? हमारे यहाँ मतलब पूरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट ने एक बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन करके एक मतलब प्रोसेस होती है, वहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जैविक कचरा जो है वो जनरेट होता है। हाँ। और मैं आपके माध्यम से लोगों को उसके लिए अवेयर भी करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल कोई घूमने की जगह या टहलने की जगह नहीं है। जैसे हम कई बार छोटे शहरों में हम लोग जहाँ बैतूल जैसी जगह में रहते हैं, तो वहाँ ये पाते हैं कि बहुत, जैसे एक पेशेंट भर्ती है, उसके साथ 10 लोग मिलने आए हैं, 5 लोग मिलने आए हैं, छोटे बच्चे को लाए हैं खिलाने के लिए, वहाँ डाल दिया, बच्चा नीचे खेल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितने भयंकर टीबी है, किसी को निमोनिया हो रहा है ना, एटिपिकल कुछ वायरस इन्फेक्शन है। और अभी तो फिर से कुछ एक जो है न्यूज़ों में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ MP ने भी कोविड के लिए जो है सतर्क रहने के लिए कहा है, फिर से गाइडलाइन थोड़ी जारी की है कि ठीक है, मतलब आप टेस्टिंग जरूरी होने पर टेस्टिंग करें करके, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से बस ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर तो ठीक है, वो कुछ चीज़ों के लिए जो वर्कर हैं, जैसे हम लोग जब राउंड पे जाते हैं मास्क में होते हैं, कोई संक्रमित पेशेंट होता है, बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है, तो हम लोग उससे मास्क, कैप इत्यादि पहनते हैं, कई बार फेस शील्ड भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो है। दूसरा, हैंड सैनिटाइजेशन के लिए भी कोविड के समय से ही सब अवेयर हैं। आपको अगर आप बार बार कहीं एक्सपोज हो रहे हैं तो आपको कुछ एक समय में अपने हैंड वॉश करना है। लाइक हम कोई पेशेंट देखते हैं दूसरे पेशेंट के, तो क्रॉस इन्फेक्शन वो बहुत कॉमन होता है। और आपके माध्यम से मैं जो जनरल लोग जो हॉस्पिटल आते हैं, अभी वर्तमान में हमारे जो सूर्यवंशी जी हैं कलेक्टर साहब, वो हॉस्पिटल दौरे पे आए थे, तो उन्होंने हमको ये बोला कि आपके यहाँ जो पास सिस्टम है उस पर वो काफ़ी नाराज़ हुए कि अच्छे से लागू नहीं है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल हिदायत दी
और हमने फिर से उसको बहुत अच्छे से वैसे तो चल ही रहा था, पर उसको सख्ती से लागू करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई किसी का पेशेंट भर्ती होता है, लोग मानते नहीं अंदर जाना। तो ये लोगों को लेके जो है मास्क इत्यादि रहना चाहिए अगर वो जाते हैं हॉस्पिटल में। हम लोग भी अंदर जाते हैं, डॉक्टर्स के लिए सारे हैं कि आप जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, वार्ड्स हमने कुछ इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अलग किए हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस तो हमारे उसमें काफ़ी चल रहा है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी। मेरे पिताजी जो हैं श्री डॉक्टर राधिका प्रसाद जी वर्मा, वो खुद एक अच्छे प्रैक्टिशनर रहे हैं उनके समय के। अब लगभग अराउंड 75-78 उनकी एज हो रही है। जी। और उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। बेसिकली राजनीतिक नहीं बोलूँगा मैं, समाज से भी रही है। उनका ये सोचना रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है, उसको अच्छे से शिक्षा, स्वास्थ्य और जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास की रोडें उन्होंने भरसक प्रयास किए, बिजली और रोडें अच्छे से बनवाने के। मैं उनको बहुत बचपन से देखते आ रहा हूँ। उनने अपना सारा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उन्होंने उसके लिए यूज़ किया, और मेरे को उन्हीं से जो है हॉस्पिटल में मतलब काम करने के लिए मेरे को प्रेरणा मिली। मैं अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में 2 ब्रांचेस में काम करता हूँ। आरएमओ रहने के बाद जी। आरएमओ के रूप में मैं मैनेजमेंट का कुछ एक हिस्सा निभाता हूँ, कुछ व्यवस्थाएं देखता हूँ वहाँ की, साफ़ सफाई इत्यादि की मॉनिटरिंग करता हूँ, है ना। तो उसके अलावा मैं जनरल मेडिसिन का भी काम करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मुख्य जो ब्रांच है वो जनरल मेडिसिन की है। और उसके साथ में मैंने एक डिपार्टमेंटल डिप्लोमा किया था, लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल। तो चूँकि हमारे यहाँ केवल एक एनेस्थेटिक है ऑफिशियली, तो मैं उनके साथ अपना काम करता हूँ। तो एनेस्थीसिया का आधा काम वो करते हैं, मतलब 15 दिन का, और 15 दिन का मैं करता हूँ। हर अल्टरनेट डे में हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो लगभग मतलब मल्टीपल हो गए आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। 80 से लेके 150 ऑपरेशन पर मंथ लगभग मैं करवाता हूँ। ठीक है, बड़ी बात है। तो मेरे को ये प्रेरणा मेरे पिताजी से, पापा जी से मिली है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए वो भी मतलब उनका ऐसा था कि हम जिस जगह पे हैं, क्यों तुम्हारे यहाँ क्यों ये काम नहीं हो रहा है, हार्ट के पेशेंट क्यों नहीं वो होते हैं, ऑपरेशन क्यों नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये होना चाहिए। वैसे भी पापा बड़े सख्त मिजाज भी कहे जाते थे, और लेकिन उतने ही संवेदनशील भी वो हैं। संवेदनशील है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब मैं 2013 में नौकरी में लगा था, हॉस्टल से आया था, तो मेरी देर तक पढ़ने की आदत थी। रात को देर पे सोता था, सुबह लेट उठता था। उस समय हॉस्पिटल का टाइमिंग 8 बजे था। तो कुछ 5-10 दिन में थोड़ा लेट गया, 10-10:30 बजे उठ रहा था। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल टोक दिया कि यार ये कौन सा तरीका है तुम्हारा, तुम ये हॉस्पिटल जाने का कौन सा टाइम है। अच्छा, हाँ। ठीक है। अभी तो मैं कुछ एक डॉक्टर्स जो बैतूल के उनको देखता हूँ या आसपास के आते हैं, वो टाइम से नहीं आना चाहते, या कई बार वो उनके लिए हम लोग कभी डिसिप्लिनरी एक्शन करते हैं कि समय पे नहीं है, तो उनके परिवार वाले आड़े आ जाते हैं कि नहीं अभी वो तैयारी कर रहा है, अभी बच्चा है। तो ये एक मेरे हिसाब से मेंटल चेंजेस हमको भगत सिंह हमारे घर में से ही निकालना पड़ेगा, बगल वाले के घर से नहीं जाएगा। तो काम के लिए वो बहुत पर्टिकुलर थे, और उन्होंने मेरे को मतलब अगर मैं खाली दिख जाता हूँ या हॉस्पिटल टाइम में मैं उनको घूमते दिख जाता था, तो वो टोक देता। मम्मी बोलते भी थी कि तुम उसके पीछे पड़े, बोलते डॉक्टर है, काम करना चाहिए इसको वहाँ जाके, कि ये यहाँ पे बोले घूमने के लिए आए ऐसा। तो ये बड़ा मतलब एक अनुशासन और साथ में कर्तव्य बोध कराना उनका बड़ा ये है। जब आप सेलेक्ट हुए तब उनके क्या रिएक्शन थे? तब बिल्कुल हमारे घर का माहौल चेंज था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है वो 4-5वें ड्रॉप में हुआ था। मैंने 4 साल कंटिन्यूस तैयारी की थी, और मेरे हमेशा एक रिस्पेक्टेबल नंबर आए मेरे, और मेरे लास्ट के जो 2003, 4 और 5 में मेरा जो सिलेक्शन रुका था वो हार्डली 1.5 नंबर 2 नंबर ऐसे मेरे सिलेक्शन मतलब बहुत ही। उस समय कुल 5 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और 2 प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। उसमें भी 50% सीटें मैनेजमेंट की होती थी, 50% गवर्नमेंट के लिए। और जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिन सीट 10%, और जो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स थी वो 20% करीब निकल जाते थे। तो कुल मिला के 600 सीट हुआ करती थी। और गर्ल्स का जो रिजर्वेशन था उसको अलग करो तो
हार्डली जो जनरल और ओबीसी जो बॉयज़ हैं, हाँ। उसके मिला के लगभग 350 सीटें हुआ करती थी पूरे एमपी में। अच्छा। तो उसके लिए हम कॉम्पिटिट करते थे, तो बड़ा उसमें टफ था। टफ लेकिन वो जब 1 या 1.5 नंबर से चूक जाते थे तो बहुत ही लगता था कि बस मुहाने पे आके वापस आ गए। नहीं लगता, बुरा क्यों नहीं लगता, बुरा सबको लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन आपके जैसे जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं जी, उन्होंने हौसला बढ़ाया। मेरे को सारे लोगों ने जो है मेरा बहुत माइंड बूस्ट अप किया। किस तरह के पेशेंट्स हम बैतूल में देखते हैं, जिस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है, बैतूल में क्या चैलेंजेस है, इस पर भी बात करें। चैलेंजेस तो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो अवेयरनेस की चैलेंजेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आपको अपने पास की जो फैसिलिटी एटलीस्ट वहाँ पे जाके कम से कम किसी डॉक्टर को या मेडिकल पर्सन को दिखाना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, अभी क्या होता है कि आदमी की तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले दवा दुकान वाले, भगत, मेरे हॉस्पिटल तक में जो लोग हैं वो पेशेंट को डिस्चार्ज करा के भगत या जो ये रहते हैं इनके पास फूक डलवाने, जड़वाने ले जाते, पीलिया जड़वाने, सांप का जड़वाने ले जाते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बैतूल ज़िले में सारी बीमारियों, जैसे हार्ट की बीमारियों के बहुत पेशेंट हैं। ठीक है, लीवर, क्योंकि आदिवासी एरिया है, लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनकी संस्कृति में है कुछ ट्राइब्स में, मुझे ऐसा पता लगा, तो उसके कारण लीवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी जो मतलब मेरे को एक वो लगी कि अभी भी जो बीपी और शुगर के लिए जो पेशेंट है वो अवेयर नहीं है। आदमी का बीपी पर लगा 150-60 है, ऊपर का, नीचे का 90-100 है, वो उसके लिए चिंतित ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरी जनता को ये निवेदन है कि आप एक समय पे 3 महीने, 6 महीने इत्यादि पे अपने बीपी, शुगर और जो रूटीन से टेस्ट हैं या डॉक्टरी परामर्श हैं वो आप आके करवा लें। गवर्नमेंट फ्री आपको कॉस्ट दे रही है, नहीं है तो आसपास कहीं थोड़े बहुत पैसे में हो रहे हैं तो वो करवा लें, तो हेल्थ के लिए अवेयरनेस आएगी। दूसरा, बैतूल में थोड़ा सा जो है वो हाइजीन का, जो एक मैंने आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की जो बात की थी, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको ऐसे नहीं बोलेगा, पर मैं बहुत आपको आधिकारिक तौर से बोलता हूँ कि जो पेशेंट के साथ अंदर जो लोग आते हैं, 3-4 लोग, वो वापस से हमसे दवाई लेते हैं। मतलब वहीं भर्ती पर लगा कि कोई साथ में रह रहा है, उसी को इन्फेक्टेड सर्दी खांसी हो गई, किसी को निमोनिया होते देखा है मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको उसमें कम्युनिटी का भी एक रोल है, लोगों को अवेयर मैं नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को चाहता हूँ कि इतने अवेयर हों कि यार हम इन्फेक्टेड एरिया में बच्चों को ले जाने से, हम खुद अनावश्यक जाने, भाई आवश्यक है तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से जाने से बचें। घंटों बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सख्ती होती है तो वो अधिकारियों से शिकायत करते हैं, फिर वो क्या होता है, वो बड़ा डिस्टॉर्टेड रूप हो जाता है। वो उच्च अधिकारियों को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कभी किसी जो जननायक नेता हैं हमारे उनको। अब क्या होता है, सब बीमार आदमी के साथ सबकी सिंपैथी होती है, लेकिन हमको अगर व्यवस्थाएं बनानी है और सुदृढ़ करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा हमको दृढ़ निश्चय और सख्त होना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो है आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हमारे जहाँ मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि हम क्रॉस इन्फेक्शन को और जो फैलने वाले इन्फेक्शन, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो फ्यूम्स से फैलने वाली बीमारियाँ लाइक कोई भी वायरल निमोनिया होता है, उल्टी दस्त होते हैं, ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो हम इसको हाइजीन और जो आप बोली थी मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर, इससे हम बिल्कुल रोक सकते हैं और बहुत हद तक रोक सकते हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे चलते चलते उन लोगों को जो डॉक्टर की फील्ड में आना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अपने लिए पैसा जो है वो सेकेंडरी रखें। अपने आप को एक जो आदमी कंफर्ट जोन में होता है, यदि आपका माइंड सेटअप ये है कि मैं डॉक्टर करके बहुत आराम से रह पाऊँगा, तो ऐसा माइंड सेटअप ना रखें। आपके मन में जो प्राइमरी जो है वो लोगों के लिए सिंपैथी, बीमार के लिए सिंपैथी आपके लिए कम से कम होना चाहिए, और हमें हर हालत में उसको बियॉन्ड टाइम जाके कि रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, सुबह का 5 बज रहा है,
ये आपको मतलब वो तो 24/7 है डॉक्टर की उपलब्धता होता है। कई होनी बार चाहिए। ऐसा होता है, और मैं ही नहीं, और भी जी, डॉक्टर हैं जी, वो जी। ऐसा करते हैं। आप मना नहीं कर पाते, यदि पेशेंट आपके पास आएगा मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत सारी उपयोगी जानकारी हमें डॉक्टर रानू वर्मा जी के माध्यम से मिली है। आप बहुत ही कर्मठ और जुझारू डॉक्टर हैं बैतूल ज़िले में, और आपकी सेवाएं लोगों को मिलती है। हम भी अपनी जब ऑटो एम्बुलेंस योजना के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर रानू वर्मा से संपर्क करते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑटो चालक है अजनबी पेशेंट्स को लेकर जाते हैं, कई बार बहुत क्रिटिकल रहते हैं, एक फ़ोन पर वो हमारी मदद करते हैं। ऐसे संवेदनशील डॉक्टर्स का हम एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे